हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 11th फिजिक्स मॉडल पेपर सेकंड। अगर इससे पहले आपने मॉडल पेपर फर्स्ट के सॉल्यूशन की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपके जो सेकंड मॉडल पेपर है उस सेकंड मॉडल पेपर को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब की बार आपके जो पूर्णांक है वो 56 मार्क्स का ही रहेगा और आपके पास जो समय है वो रहेगा 2 घंटे और 45 मिनट। यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी प्रश्न आपके 1 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 11 तक 1 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 12 से 15 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके 2 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 19 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके 3 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 4 नंबर के और 22 और 23 भी आपके 4 नंबर के हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन है खंड ए, जिसके अंदर पहला है बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रकृति में कितने मूल बल पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 4। दूसरा क्वेश्चन है कि अदिश राशि का उदाहरण है। तो अदिश राशि ऐसी राशि होती है जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान मास। तीसरा क्वेश्चन है कि वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी त्वरण एक्सीलरेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि शक्ति की विमा है डायमेंशन ऑफ पावर इज, और ये जो विमा होती है वो निकाली जाती है। आप टेंशन मत लीजिए, विमा की वीडियो भी तैयार हो रही है और जल्दी ही चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो जो शक्ति की विमा होती है वो होती है M1 L2 T-3। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान होता है। पलायन वेग क्या होता है? किसी भी वस्तु का वह न्यूनतम वेग जिससे वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर हम किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकते हैं तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुरुत्वीय त्वरण का सर्वाधिक मान होता है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो ऊंचाई में भी कम हो जाता है, गहराई में भी कम हो जाता है और केंद्र पर शून्य हो जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का सर्वाधिक मान होता है पृथ्वी की सतह पर, और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि विमाहीन राशि है, मतलब जिसकी कोई विमा नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विकृति। इस तरीके से 1-2 और विमाहीन राशि होती है, कोण, विकृति, पाई, ये क्या होती है? विमाहीन राशि होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि पास्कल किस भौतिक राशि की इकाई है। ये जो क्वेश्चन है वो अब की बार आपके सिलेबस से हट गया है, लेकिन नॉलेज इज पावर। तो पास्कल है वो दाब की भौतिक राशि है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम किस भौतिक राशि को परिभाषित करता है। तो ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम क्या होता है? यदि कोई दो निकाय तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्यावस्था में होते हैं तो वे परस्पर भी तापीय साम्यावस्था में होते हैं। तो ये किससे संबंधित है? ताप से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अवोगाद्रो संख्या का मान होता है, ये आपके केमिस्ट्री में भी आता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि मूल बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है। लिखिए, मैं आपको ये सारी क्वेश्चंस दिखा देता हूँ पहले, फिर इनके आंसर दिखा दूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि दूरी और विस्थापन में क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विस्थापन एवं समय आरेख का ढाल क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बंकित सड़क में सड़क के कौन से किनारे को ऊपर उठाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पानी व कांच के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है। 7वां क्वेश्चन है कि शून्य कार्य का उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को केल्विन में बदलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक अश्व शक्ति इजिकल्स टू कितने वाट। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान को कहते हैं। तो चलिए अब हम इसके आंसर देखते हैं। हमारे 4 मूल बल होते हैं, उनमें से सबसे कमजोर बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 था कि आपको दूरी व विस्थापन में संबंध बताना है। तो जो विस्थापन होगा वो बड़ा होगा और बराबर होगा दूरी के। फिर क्वेश्चन नंबर 4 था कि विस्थापन एवं समय आरेख का ढाल क्या कहलाता है। तो विस्थापन एवं समय आरेख का ढाल वेग कहलाता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि बंकित सड़क के कौन से किनारे को ऊपर उठाया जाता है। तो इसका आंसर होगा बंकित सड़क के बाहर वाले किनारे को ऊपर उठाया जाता है। फिर आपको पानी व कांच के लिए स्पर्श कोण का मान लिखना था, तो वो होगा 8 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 7 था कि आपको शून्य कार्य का एक उदाहरण देना है। तो पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह पर अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 था कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको केल्विन में चेंज करना है। जब भी आपको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना हो तो आप 273.15 जोड़ दीजिए। तो हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड में 273.15 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300.15 केल्विन। इसके बाद फिर आपका 9वां क्वेश्चन था कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। तो 7 होती है। फिर 10वां क्वेश्चन था कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, कितने वाट के। तो 746 वाट। हॉर्स पावर आप अपने घरों की मशीनों में भी देख सकते हैं, जो मोटर चलाने की मशीन होती है उनमें होगा आपके। फिर क्वेश्चन नंबर 11 था कि स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहते हैं। तो उसको सीमांत घर्षण कहते हैं। अब आपके आ चुका है सेक्शन बी खंड ब। 12वां क्वेश्चन है कि स्नेहक को परिभाषित कीजिए और किन पदार्थों का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है उनका आपको उदाहरण देना है। अथवा में क्वेश्चन है कि घर्षण क्यों आवश्यक है बताइए। तो इसका आंसर होगा आपके दो ठोस सतहों के बीच घर्षण को कम करने के लिए काम में लिए जाने वाले पदार्थ को हम स्नेहक कहते हैं। और कौन कौन से पदार्थ हैं जो स्नेहक के रूप में काम आते हैं, तो वो हो जाएंगे आपके तेल और ग्रीस। फिर इसके बाद आपके अथवा में क्वेश्चन था कि घर्षण आवश्यक है, क्यों आपको लिखना है। तो घर्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये लिखने में सहायक है, ये चलने में सहायक है, ये वाहनों को ब्रेक लगाकर रोकने में सहायक है, माचिस की तीली का जलना, डोरी में गांठ लगाना आदि सभी घर्षण द्वारा ही संभव होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि असंरक्षित बलों को परिभाषित कीजिए और उनके उदाहरण दीजिए और संरक्षित बलों को परिभाषित करके उनके उदाहरण दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। असंरक्षित बल जब किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर करता है तो वस्तु पर कार्यरत बल असंरक्षित बल होता है। असंरक्षित बल के जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं घर्षण बल, शांता बल और अवमंदन बल। अगर आप संरक्षित बल लिखना चाहो तो इसका उल्टा कर दीजिए। जब किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है तो वस्तु पर कार्यरत बल संरक्षित बल होता है। और आपको संरक्षित बल के उदाहरण देने हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि उपग्रह का कक्षीय वेग व पलायन वेग को परिभाषित कीजिए, उनमें संबंध स्थापित कीजिए। बार बार एग्जाम में आता है तो चलिए देखते हैं आंसर। पलायन वेग किसी वस्तु का वह न्यूनतम वेग जिससे वस्तु ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है, पलायन वेग कहलाता है। फिर उपग्रह का कक्षीय वेग होता है जब कोई उपग्रह ग्रह के चारों ओर कक्षा में परिक्रमण गति करता है तो उपग्रह की चाल को कक्षीय चाल कहा जाता है। अब आपको इन दोनों में संबंध लिखना है। तो पृथ्वी तल के समीप परिक्रमण गति करते हुए पिंड का कक्षीय वेग का सूत्र होता है VO = √GR और पलायन वेग का सूत्र होता है VE = √2GR। अब हम क्या करेंगे, VE/VO कर देंगे तो √2GR/GR, √GR से √GR कट जाएगा तो VE/VO = √2। और अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो VE = √2VO। इसका मतलब यह है कि पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को परिभाषित करते हुए इसका आपको गणितीय स्वरूप लिखना है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है किसी ऊष्मागतिकी निकाय को दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा किए गए कार्य के योग के तुल्य होती है। मतलब दी गई ऊष्मा = आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस किया गया कार्य, दी गई ऊष्मा ΔQ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन DU प्लस किया गया कार्य ΔW और ΔW होता है PdV। तो आ जाएगा ΔQ = DU प्लस PdV। यही ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय स्वरूप है। फिर आपके आएगा सेक्शन सी खंड से। 16वां क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ प्रवलयाकार होता है। और अथवा में है कि समाकलन या फिर अवकलन विधि, कलन विधि द्वारा गति के समीकरणों को व्युत्पन्न कीजिए। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रक्षेप्य वाला तो आता ही आता है। तो प्रक्षेप्य का पथ प्रवलयाकार होता है, इसके लिए एक फुल डेरिवेशन होता है। उस डेरिवेशन को मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, सिर्फ मैं आपको आंसर दिखा सकता हूँ। ये आंसर है। अगर आप चाहते हो कि किस तरीके से करते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि अब की बार आपके सिलेबस से हट चुका है, इसकी जगह आपके दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है वो भी आपके चैप्टर हट चुका है, इसके जगह भी आपके जो अदर चैप्टर से उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे।
फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि सरल आवर्त गति को परिभाषित करते हुए कण के लिए वेग का समीकरण व्युत्पन्न करो या फिर सरल लोलक को परिभाषित कर उसके आवर्त काल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों ही क्वेश्चन आने चाहिए। तो सरल आवर्त गति की परिभाषा क्या होती है आप यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर इसके बाद सरल आवर्त गति में कण का वेग निकालने का एक डेरिवेशन होता है। इस डेरिवेशन को आपको इस तरीके से करना होता है, ये आपको डेरिवेशन समझना पड़ेगा। इसके बाद आपको डेरिवेशन में ये भी ऐड करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि भौतिक राशियों को उनके गणितीय सूत्र से मिलान कीजिए अथवा में है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 के है। चैप्टर नंबर 7 अब की बार आपके नहीं आने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित का चित्र बनाइए। कैलोरी मापी, द्रव का विशुद्ध प्रवाह, द्रव्य का धारा रेखीय प्रवाह, स्पर्श कोण। ये भी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, बस कैलोरी मापी वाला बच्चा है। अथवा में है कि निम्नलिखित को आपको परिभाषित करना है। हुक का नियम, गुप्त ऊष्मा, विन का स्थापन नियम, विशिष्ट ऊष्माधारिता, ये सारे अब की बार आपके सिलेबस में है। तो हुक का नियम आप देख सकते हो, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर उत्पन्न विकृति पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल के समानुपाती होती है, अर्थात प्रतिबल समानुपाती विकृति अथवा प्रतिबल इजिकल टू समानुपाती को हटाना है तो नियतांक, और विकृति नियतांक इजिकल टू प्रतिबल बटेवा विकृति। फिर आपको पूछा था गुप्त ऊष्मा, तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है? नियत ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। फिर आपको पूछा था विशिष्ट ऊष्माधारिता, किसी वस्तु या पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। फिर आपका था विन का विस्थापन नियम, तो किसी कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित अधिकतम विकिरण ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/t, या फिर लैम्डा एम इजिकल्स टू b/t, या फिर लैम्डा एम टी इजिकल्स टू b, जहाँ b विन नियतांक है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.9 × 10⁻³ मीटर केल्विन। फिर आपके सेक्शन ई जो कि 22वां क्वेश्चन है कि बर्नौली प्रमेय का कथन लिखकर उसे सिद्ध कीजिए, जो कि अब की बार आपकी हट चुकी है बर्नौली प्रमेय। फिर अथवा क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के ऊष्मीय प्रसारों को परिभाषित करके अल्फा बीटा गामा में संबंध लिखिए। ये क्वेश्चन अब की बार आपके सिलेबस में है। किसी ठोस के लिए आपको अल्फा दे रखा है तो आपको बीटा का मान ज्ञात करना है। तो रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा होती है एकांक लंबाई की छड़ के ताप में एकांक वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि रेखीय प्रसार गुणांक के तुल्य होती है। फिर एकांक क्षेत्रफल के पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाती है। फिर एकांक आयतन के पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में वृद्धि आयतन प्रसार गुणांक कहलाती है। फिर आपको जो दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एक संबंध याद रखना है कि जो अल्फा होता है वो बराबर होता है अल्फा इजिकल्स टू 2 बीटा, बीटा इजिकल्स टू 2 अल्फा। तो आपको 1.8 × 10⁻⁴ को सिंपली 2 से गुणा करना है, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा बीटा गामा में संबंध अच्छे से तैयार कीजिएगा और याद रखिएगा कि बीटा इजिकल्स टू 2 अल्फा, तो आपको ये जो वैल्यू दे रखी है उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है सरल आवर्त गति करते हुए कण का ताक्षणिक विस्थापन y इजिकल्स टू 5 sin कोष्टक में दे रखा है 100 πt + π/3 मीटर है। तो इसके आयाम, आरंभिक कला कोण, कोणीय वेग, कण की आवृत्ति का मान ज्ञात करो, जो कि अब की बार आपके सिलेबस में है और ये एक न्यूमेरिकल है। तो इस तरीके से आपका जो ये सेकंड मॉडल पेपर था उस मॉडल पेपर को भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर मिलेंगे और मॉडल पेपर भी बनाएंगे आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।